केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद से शिवसेना के साथ सियासी जंग जारी है। शिवसेना के बयानवीर नेता संजय राउत ने नारायण राणे के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। नतीजा ये हुआ कि राणे और राउत के बीच तल्खी काफी बढ़ गई। हालात ये हुए कि नारायण राणे ने संजय राउत को कोर्ट में देख लेने की धमकी तक दे डाली। संजय राउत ने सामना अखबार में नारायण राणे को छेद वाला गुब्बारा बताया था, जिसको लेकर राणे और उनके बेटों ने काफी नाराजगी जताई थी। सामना के संपादकीय में संजय राउत ने नारायण राणे को छेद वाला गुब्बारा बताया, जिसमें भाजपा जबरन हवा भर रही है। नारायण राणे की सियासत कैसी होती है, इसका अंदाजा शिवसेना को बेहतर तरीके से पता है। इसलिए बिना वक्त गंवाए महाराष्ट्र सरकार ने संजय राउत की सुरक्षा बढ़ा दी है। फैसले के बाद संजय राउत के विक्रोली घर आज डीसीपी और एडिशनल कमिश्नर खुद गए और उनके घर से सामना दफ्तर जाने के रूट और बाकी दिनचर्या की जानकारी ली और सुरक्षा में बढ़ोतरी का राज्य सरकार विभाग को सुझाव दिया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद गुस्साए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नासिक, पुणे, रायगढ़ और ठाणे जिले में नारायण राणे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मामला इतने पर ठंडा नहीं हुआ। राज्य भर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नारायण राणे के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई शहरों में बीजेपी के दफ्तर पर पत्थरबाजी हुई। मुंबई के जुहू इलाके में स्थित नारायण राणे के घर पर सैकड़ों शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और पत्थरबाजी भी की। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी। इस घटना के बाद से ही ट्विटर पर आए दिन दोनों पक्षों की ओर से वाद विवाद शुरू हो गया। एक तरफ नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ट्विटर पर संजय राउत के खिलाफ कटाक्ष करते हैं, तो वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना में संपादकीय के जरिए भी नारायण राणे पर टिप्पणी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अनिल देशमुख ईडी और सीबीआई की निगाहों से छुपकर आराम से नहीं बैठा है। अनिल देशमुख के इशारे पर उसके लोग रिश्वत देकर किसी तरह सीबीआई की जांच को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये खेल अनिल देशमुख और उनके करीबियों पर भारी पड़ता नजर आने लगा है। सीबीआई ने इसी वजह से अनिल देशमुख के दामाद डॉक्टर गौरव चतुर्वेदी और अनिल देशमुख के लीगल टीम के सदस्य वकील आनंद डागा को हिरासत में लिया था। डॉक्टर गौरव चतुर्वेदी को तो पूछताछ के बाद सीबीआई ने छोड़ दिया, लेकिन आनंद डागा को गिरफ्तार कर लिया। आनंद डागा पर आरोप है कि वे सीबीआई के निचले अधिकारी को रिश्वत देकर जांच रिपोर्ट के मैनिपुलेशन में और उन्हें लीक करने की जुगाड़ में लगे हुए थे। सूत्रों का कहना है कि अनिल देशमुख की लीगल टीम से जो अधिकारी जुड़े हुए थे, उन्हें सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। उनका नाम अभिषेक तिवारी बताया जा रहा है। आनंद डागा पर कागजात लीक करने का आरोप है, जो अनिल देशमुख के लोगों में बांटा गया है। इसी आरोप को लेकर उन्हें पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक ये वकील पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए काम करता था। कथित तौर पर पिछले सप्ताह अनिल देशमुख मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को कई सोशल मीडिया और मैसेंजर प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया था। ये रिपोर्ट बाद में मीडिया में भी आई। सीबीआई का कहना है कि जिस दस्तावेज को प्रारंभिक रिपोर्ट कहा जा रहा है, उस पर न तो किसी के हस्ताक्षर हैं और न ही वह सीबीआई के डॉक्यूमेंट्स हैं। एनसीपी ने सीबीआई पर अनिल देशमुख के दामाद को गलत तरीके से कस्टडी में लेने का आरोप लगाया है। एनसीपी प्रवक्ता और राज्य के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि उनको कस्टडी में लेने से पहले किसी भी नियम या कार्यवाही का पालन नहीं किया गया। वह वर्ली स्थित अपने आवास से परिवार सहित बाहर निकल रहे थे, तभी अचानक 10-12 लोग आए और उन्होंने उन्हें कस्टडी में ले लिया। क्या ये कानून का शासन है या शासकों का कानून? कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि अनिल देशमुख के दामाद और वकील को सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। हालांकि अभी सीबीआई ने स्पष्ट किया कि उनके दामाद को नहीं पकड़ा गया, सिर्फ उनके वकील को पकड़ा गया है। वकील आनंद डागा से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के बाद अनिल देशमुख के दामाद को छोड़ दिया गया है। कांग्रेस ने रविवार को दावा किया था कि सीबीआई जांच अधिकारी ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली करने के आरोपों में उनकी कोई भूमिका नहीं पाई है और उन्होंने जांच बंद कर दी थी, लेकिन केंद्रीय एजेंसी ने एक साजिश के तहत रिपोर्ट रद्द कर दी। भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों में देशमुख और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई। सीबीआई ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए प्रारंभिक जांच की थी, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।
सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने कुछ पुलिस अधिकारियों से मुंबई में बार और रेस्तरां से हर महीने 100 करोड़ रुपए एकत्रित करने के लिए कहा था। देशमुख ने प्रारंभिक जांच के बाद अप्रैल में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आरोपों से इनकार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी ने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हंगामा काटा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई के दफ्तर पर पथराव किया। खुद ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर तक जा धमकी। इस अदालत से उस अदालत तक भागदौड़ की, लेकिन नतीजा डाक के 3 पात। नारदा स्टिंग मामले में फंसे अपने 2 मंत्रियों को ममता बनर्जी नहीं बचा पाई और प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में ममता सरकार ने 2 मंत्रियों फरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी समेत कई अन्य को आरोपित बनाया है। सभी के खिलाफ रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए गए हैं। आरोप पत्र में जांच एजेंसी ने आरोपितों के कबूलनामों का भी जिक्र किया है। नारदा स्टिंग मामले में 2 मंत्रियों के अलावा टीएमसी के विधायक मदन मित्रा, कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी और निलंबित आईपीएस एसएमएच मिर्जा शामिल हैं। अदालत ने इन सभी को पूछताछ के लिए समन जारी करने का आदेश दिया है। सभी आरोपितों को 16 नवंबर 2021 को सीबीआई अदालत ने पेश होने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने निर्देश में राज्य विधानसभा के कार्यालय की ओर से सुब्रत मुखर्जी, फरहाद हाकिम और मदन मित्रा को समन भेजने को कहा है, क्योंकि ये तीनों विधानसभा सदस्य हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सभी आरोपितों को अदालत से अधिक सजा देने की मांग करते हुए चार्जशीट में आरोप लगाया है कि ये आरोपित काले धन को सफेद करने की कोशिश में लगे हुए थे। इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने इसी मामले में ममता सरकार के मंत्री फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित सीबीआई कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई थीं। उन्होंने जांच एजेंसी को खुद की गिरफ्तारी की भी चुनौती दी थी। इतना ही नहीं, नारदा केस में गिरफ्तारी के विरोध में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जांच एजेंसी के दफ्तर पर पत्थरबाजी तक की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह से लंबी सियासी लड़ाई लड़ने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया तो सिद्धू का जोश हाई हो गया। लगने लगा कि पंजाब कांग्रेस में सिद्धू का जमाना आ गया। तब किसी ने सोचा नहीं था कि सिद्धू का गुब्बारा बहुत जल्दी फूट जाएगा। सिद्धू की कारस्तानियां ऐसी रहीं कि कांग्रेस में एक बार फिर उनके बुरे दिन शुरू हो गए। सिद्धू को ताजा झटका सोनिया गांधी की तरफ से लगा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाने और फिर हरीश रावत के खिलाफ मोर्चा खोलना सिद्धू को भारी पड़ गया। नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में डेरा डाले बैठे रहे कि कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। पार्टी हाईकमान की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू को मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया। न ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात हो पाई। ऐसे में निराश सिद्धू वापस पंजाब लौट गए हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू यहां दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मिलकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की शिकायत करना चाहते थे, लेकिन यह मुलाकात संभव नहीं हो सकी। इसीलिए सिद्धू को वापस लौटना पड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच लंबे वक्त से तकरार चल रही है। हाल ही में पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने पंजाब का दौरा कर नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी टीम से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में हरीश रावत ने साफ कर दिया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही पंजाब के मुख्यमंत्री रहेंगे और राज्य सरकार की कैबिनेट में भी कोई फेरबदल नहीं होगा। हरीश रावत के दौरे से पहले नवजोत सिंह सिद्धू के गुट की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे की मांग की गई। हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मुलाकात की थी। कैप्टन की ओर से कैबिनेट में फेरबदल का रोड मैप रखा गया था, लेकिन हरीश रावत ने बताया कि केंद्रीय आलाकमान नहीं चाहता है कि पंजाब कैबिनेट में बदलाव हो। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बयान दिया था जिस पर काफी विवाद हुआ। सिद्धू ने एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर उन्हें प्रदेश में फैसले लेने का अधिकार नहीं दिया जाएगा तो वह ईंट से ईंट बजा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने पर कौन सा मुल्क खुश है? चलिए इस बारे में आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। दरअसल यह कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। वैसे तो यह सभी को पता है कि पाकिस्तान की हमदर्दी तालिबान से हमेशा रही है, मगर इस बार तो उसने अपनी इस नजदीकी का खुलेआम इजहार भी कर दिया, यह जाने बिना कि इस दोस्ती का असर उसकी विदेश नीति, कूटनीति, वैदिक संबंध आदि पर पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान को हमेशा से तालिबान पसंद रहा, सो तालिबान से वह कैसे हमदर्दी ना दिखाए।
सबसे पहले इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक नेता ने कहा, तालिबान पाकिस्तान को कश्मीर जीतने में मदद करेगा। मतलब साफ है कि पाकिस्तान के मन में क्या चल रहा है, इसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को पाकिस्तान की जीत तो भारत की हार बताया है। दरअसल पाकिस्तान तालिबान के बारे में चिकनी चुपड़ी बातें इसीलिए कह रहा है कि तालिबान कश्मीर के मसले पर उसका साथ दे। वैदिक तौर पर हर मुल्क और संगठन को यह पता है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की सोच कितनी गंदी है। वर्षों तक पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने वाला अमेरिका भी अब यह जान गया है कि पाकिस्तान का साथ देकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। अब भी सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। अमेरिका और बाकी देश जो आतंकवाद के भुक्तभोगी रहे हैं, उन सबको मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। आतंक का प्रायोजक पाकिस्तान अगर वक्त रहते सुधर जाए तो बेहतर होगा, वरना उसका भी वही अंजाम होगा जो कई सारे देशों का हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान की जमीन से अपनी उड़ान भरी तो तालिबान के लड़ाकुओं ने हवाई फायरिंग कर अपनी आजादी का जश्न मनाया। मगर तालिबान के लिए अफगानिस्तान पर राज करना इतना आसान नहीं। अगर तालिबान का शासन अफगानिस्तान की जनता के लिए काल है, तो तालिबान के लिए यहाँ के 10 सरदार यानी 10 ताकतवर क्षेत्रीय नेता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें से कई हामिद करजई सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके मायने साफ साफ यही हैं कि तालिबान के लिए पूरे अफगानिस्तान में शासन करने का मंसूबा इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। कई सरदारों के तालिबान विरोधी रुख के कारण इनमें और तालिबान शासन के बीच लड़ाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। तालिबान के लड़ाकुओं के लिए दहशत का पहला नाम अहमद मसूद है, जो पंजशीर इलाके में अपनी सत्ता को मजबूती दिए हुए हैं। कह सकते हैं कि तालिबान की सबसे बड़ी बाधा मसूद की गठजोड़ है। अहमद मसूद की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस की सेना तालिबान की सबसे कट्टर दुश्मन है। मसूद तालिबान के खिलाफ लंबे वक्त से लड़ाई में शामिल है। उनके पिता अहमद शाह मसूद ने 1990 के दशक में तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस का नेतृत्व किया था। मसूद की मजबूती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि काबुल पर कब्जे और सरकार के गठन के प्रयासों के बाद भी तालिबान अभी तक पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाया है। मसूद के अलावा उन जिगरे वाले सरदारों में मोहम्मद नूर हैं और ये भारत को दोस्त और सहयोगी मानते हैं। नूर के बाद अब्दुल रशीद दोस्तम भी तालिबान के खिलाफ अपना झंडा बुलंद किए हैं। दोस्तम को तुर्की के राष्ट्रपति का करीबी माना जाता है। तालिबान के दुश्मन के तौर पर चौथा नाम इस्माइल खान का है, जिनका पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात में अच्छा खासा प्रभाव है। ये नॉर्दर्न अलायंस का हिस्सा रहे हैं। तालिबान का पांचवा दुश्मन अब्दुल राब सैयफ का पश्तून संगठन है। ये भारत और पाकिस्तान दोनों के करीबी हैं। इन सब के अलावा कुछ इलाकाई नेता तालिबान के समर्थक भी हैं। इनमें पश्तून नेता गुल आगा शेरजई तालिबान के समर्थक माने जाते हैं। खास बात यह है कि शेरजई के अमेरिका के साथ ही पाकिस्तान से भी अच्छे संबंध है। तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वालों में अफगानिस्तान के प्रभावशाली शिया नेता करीम खलीली हैं। हजारा समुदाय से जुड़े खलील अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं। अफगानिस्तान में गृहयुद्ध को खत्म करने में खलीली की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। तालिबान के सबसे करीबी समर्थकों में गुलबुद्दीन हिकमतायर का नाम आता है। हिकमतायर 2 बार अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। काबुल के कसाई के रूप में कुख्यात गुलबुद्दीन हमेशा से भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। कुल मिलाकर अफगानिस्तान की सत्ता में अमन की राह कहीं से भी आसान नहीं होगी। कई कबीलों में बटा अफगानिस्तान हाल फिलहाल तो अस्थिर ही रहने वाला है। देखना है इस छोटे किंतु भारत के लिए बेहद अहम देश में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार कब खुलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।